हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त हिम गुरु अपने चैनल हिम ज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम हिमाचल जीके का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रत्येक दिन टॉपिक बाय टॉपिक सभी विषयों के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता लग रहा होना कि आज हम हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे और जिसके हम टेस्ट सीरीज़ भी लगाएंगे, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और अपनी तैयारी का भी आपको पता चल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नाम आता है पुराणों का। पुराणों में हमें विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद रामायण, महाभारत। तो महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत में हमें ये देखने को मिलता है कि जो नगरकोट का राजा सुशर्मा था उसने कौरवों की तरफ से महाभारत की लड़ाई में भाग लिया था। देन उसके बाद पाणिनि की अष्टाध्यायी होगी, कालिदास के रघुवंश, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और कलहन की राज तरंगिनी। जो कलहन की राज तरंगिनी थी वो कश्मीर के इतिहास के बारे में भी बताती है, जिसमें कश्मीर के इतिहास से हमें हिमाचल के अनेक प्रकार के राजाओं के शासनकाल के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद तारीख़ फ़िरोज़शाही से नगरकोट के किले पर जो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अटैक किया था उसका हमें पता चलता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने नगरकोट के किले पर अटैक किया क्यों? क्या मेन वजह रही थी जिस वजह से उन्होंने नगरकोट के किले पर अटैक किया? तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो उस समय फ़िरोज़ शाह तुगलक का समकालीन राजा था कांगड़ा का, वो था रूपचंद। तो रूपचंद जो था बहुत ही साम्राज्यवादी नीति को अपनाने वाला राजा था। उसने अपनी विस्तृत सेना को लेकर दिल्ली के मैदानी क्षेत्रों तक के इलाकों को लूटा हुआ था, जिससे फ़िरोज़ शाह तुगलक बहुत गुस्सा हुए थे और उन्होंने सेना को नगरकोट पर अटैक करने के लिए भेज दिया। फ़िरोज़ शाह तुगलक की सेनाओं ने 6 महीनों तक नगरकोट के किले पर डेरा जमाए रखा। देन उसके बाद दोनों के बीच में संधि हुई। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता था, सो आपको इसके बारे में थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा जानकारी दी। इसके बाद हमारा अगला जो सोर्स है वो है सिक्के। क्वाइंस से भी हमें अनेक प्रकार के राजाओं के बारे में पता चलता है और उनकी वंशावलियों और उनके शासनकाल के बारे में हमें पता चलता है। सिक्कों में देखा जाए तो जो भूरी सिंह संग्रहालय, तो यहाँ से ये भी पुटअप होता है कि भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर है। तो मैक्सिमम को तो पता ही होना कि जो भूरी सिंह संग्रहालय है वो चंबा में है। और उसके बाद जो राज्य संग्रहालय शिमला में है। तो यहाँ पर त्रिगर्त, औदंबर, कुलूत और कुलिंद राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं जो वहाँ के राजाओं के इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। देन उसके बाद चंबा के लचोड़ी और सरोल से इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं। देन उसके बाद कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का जो पहली शताब्दी में राजा बिरयास द्वारा चलाया गया था। जो चंबा का जो कुल्लू का राजा था बिरयास, उसने पहली शताब्दी में सिक्का चलाया था। देन हम अगर उसके बाद बात करें तो जो औदंबर के राजाओं ने सिक्के चलाए थे उनके ऊपर जो त्रिशूल और बैल के चित्र भी प्रदर्शित किए गए थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऐसे ही एक कुलिंद राजवंश था, उन्होंने भी सिक्के चलाए थे जिनके ऊपर त्रिशूल के साथ शिव आकृति पाई गई थी, लेकिन औदंबर में त्रिशूल के साथ बैल को चित्रित किया गया है। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें। बीच में थोड़ा सा ये रह गया था, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। 20वीं शताब्दी में कुलिंद राज्य के सिक्के अम्बाला और सहारनपुर से प्राप्त किए गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। देन इसके बाद चंबा के 10वीं शताब्दी में चकड़ी नाम का तांबे का सिक्का भी चलाया गया था। तो आपको ये सब ध्यान रखने हैं क्योंकि हम इसके बाद एक MCQ क्वेश्चन का टेस्ट भी शुरू करेंगे। उसके आपको वहाँ पर आंसर ध्यान से देने होंगे, इसलिए आप पहले इस सीरीज़ को ध्यान से देखेंगे तभी आप उनके आंसर दे पाएंगे।
देन हम उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगला हमारा शिलालेख के बारे में आता है। तो जो चंबा में से प्राप्त 36 शिलालेख है जो वर्तमान में भूरी सिंह संग्रहालय में है। यहाँ से आपको ये श्योर हो गया कि जो भूरी सिंह संग्रहालय है वो चंबा में है। तो जो ये 36 अभिलेख थे ये टांकरी और शारदा लिपियों में लिखे गए थे जो चंबा के इतिहास का हमें वर्णन करते हैं। देन उसके बाद जो कुल्लू का स्लारू अभिलेख है, यहाँ से हमें गुप्त काल के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। देन उसके बाद जो कांगड़ा के पठियार और कनिहार में हमें चट्टानी अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो कांगड़ा के इतिहास के बारे में बताते हैं। ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ये भी आपको अपने एग्ज़ाम के लिए याद रखने वाली बात है, ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद हिमाचल के जो प्राचीन अभिलेख थे वो ब्राह्मी, शारदा व नागरी वो खरोष्टी लिपियों में लिखे गए थे। मैक्सिमम जो हिमाचल के अभिलेख मिले हैं वो इन्हीं तीनों लिपियों में लिखे गए हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ की जो भवन कला थी उसके वहाँ से भी हमें इस प्रकार के स्रोत मिलते हैं। तो हिमाचल का जो कांगड़ा किला है और भरमौर के जो मंदिर है, जितने भी भरमौर के मंदिर हैं, लाहौल स्पीति का ताबो और की मठ है, यहाँ के भवनों से प्राचीन हिमाचल के बारे में हमें विस्तृत जानकारी भी मिलती है। तो आपको मैं बता दूं कि जो ताबो के गांव से हमें एक मम्मी मिली थी वो 1967 से हमें प्राप्त हुई थी। तो ये भी आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है। देन अगर हम इसके बाद बात करें तो यहाँ पर अगला स्रोत आता है वंशावलियाँ। तो वंशावलियों से हमारा अभिप्राय ये है कि किसी भी राजाओं का जो हमें वंश के बारे में पता चलता है अथवा जो उनके राजाओं की पूर्वज कौन थे उसके बारे में जो हमें पता चलता है उनकी वंशावलियों से पता चलता है कि किस समय में किस राजा ने शासन किया था। तो जो वंशावलियों की तरफ सर्वप्रथम मूरक्राफ्ट ने काम किया था और कांगड़ा के राजाओं की वंशावलियाँ खोजने में सहायता की थी। और कैप्टन हारकोट ने कुल्लू की वंशावली प्राप्त की थी। ये मैक्सिमम पेपरों में पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से देखें। इसके बाद कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत, नूरपुर के राजघरानों की भी वंशावलियाँ खोजी थी। इसके बाद अगर अगले टॉपिक की बात करें हम तो वो है यात्रा वृत्तांत के बारे में। तो यात्रा वृत्तांत भी इसके स्रोत माने गए हैं। तो सबसे पुरातन विवरण जो टोलेमी ने किया था जिसमें कुलिंदों का विवरण हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद चीनी यात्री ह्वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में इंडिया में आया था, वो 629 से 644 ईस्वी तक भारत में रहा था। इसके बीच उसने कुल्लू और कांगड़ा की भी यात्रा की थी जिसका वर्णन उसकी पुस्तक सीयूकी में देखने को मिलती है। तो उसने जो हिमाचल में जो उसने यात्रा की थी वो 643 में जलंधर की थी जो उसमें कांगड़ा का ही एक हिस्सा हुआ करता था। अलबरूनी जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था उसने यहाँ के क्षेत्र को अपनी पुस्तक तारीख़ हिंद में वर्णन किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो चलो अब जो हमने ये टॉपिक कवर किया है इसके एमसीक्यू को शुरू करते हैं, देखते हैं आपने कितने ध्यान से ये टॉपिक कवर किया है। तो आपके देखते हैं तैयारियाँ कितनी है, आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो मैंने टॉपिक के फर्स्ट स्लाइड में ही आपको बताया था अष्टाध्यायी के बारे में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाणिनि। अष्टाध्यायी जो थी वो पाणिनि द्वारा लिखी गई थी। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें कौन सा ग्रंथ जानकारी देता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कलहन की राजतरंगिणी। अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है, नगरकोट पर फिरोज तुगलक ने हमला किया, इसके प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन ए है तारीख़ फिरोजशाही, बी है शाहनामा, तीसरा है तुगलकनामा, चौथा है फिरोजनामा।
तो इसका सही आंसर होगा तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही इसका सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, चंबा के लचौड़ी और सरोल से किस लिपि से लिखित सिक्के हमें मिले हैं? आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ ले कि जो चंबा के लचौड़ी और सरोल से हमें किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे। ऑप्शन ए है आपके पास खरोष्टी, बी है इंडो ग्रीक, सी है ब्राह्मी, चौथा है शारदा। तो जो इसका सही आंसर है वो है इंडो ग्रीक। हमें वहाँ से इंडो ग्रीक के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इंडो ग्रीक के लिपि के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो जो चकली नामक तांबे के सिक्के थे वो हमें किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए आपके पास बिलासपुर, बी है कांगड़ा, सी है चंबा, डी है कुल्लू। तो आप बताएं कि जो चकली नामक तांबे के सिक्के किस जिले से प्राप्त हुए थे? इसका आंसर है चंबा। और प्रश्न नंबर 6 की बात करें हम, तो कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का किस राजा द्वारा चलाया गया था? ये आपको सारे कवर करवाए गए हैं क्वेश्चन पीछे टॉपिक में, तो आपको शायद सारे क्वेश्चन के आंसर पहले ही आते होने। तो इसका आंसर है ए ब्रियास। प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो औदंबर के सिक्कों पर किसके चित्र चित्रित है? तो आप इसे ध्यान से पढ़ें क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों क्वेश्चन साथ में ले लिए हैं, औदंबर और कुलिंद, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर आप ये ट्रिक को आजमा सकते हैं कि जो औदंबर के सिक्के थे यहाँ पर इसका आंसर त्रिशूल और बैल होगा, और जो कुलिंद है इसका आंसर होगा त्रिशूल के साथ शिव। तो कैसे हम यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करें कि किसका आंसर क्या होगा? तो औदंबर के साथ आप इसको कर सकते हैं कि औदंबर में ब आ रहा है तो यहाँ पे ब बैल ले सकते हैं हम। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि कुलिंद और औदंबर में कौन सा किसका आंसर है। तो अगर हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़े, तो प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें, तो चंबा से प्राप्त 36 अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर है टाकरी और शारदा। तो प्रश्न नंबर अगर हम 10 की बात करें, तो कांगड़ा के पठियार और कुनिहार से प्राचीन चट्टानी अभिलेख किस लिपि में हैं? ध्यान से पढ़े आप इसको, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन ए है ब्राह्मी और टांकरी, बी टांकरी और फारसी, सी ब्राह्मी और खरोष्टी, डी खरोष्टी और फारसी। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ब्राह्मी और खरोष्टी। अगर हम प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़े, तो हिमाचल प्रदेश के प्राचीन अभिलेख किस एक प्राचीन लिपि में उत्कीर्ण नहीं किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है, पहले आप ऑप्शन देख ले। ए ऑप्शन है ब्राह्मी, बी शारदा, सी इंडो ग्रीक, डी नागरी। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्राचीन अभिलेख है किस एक प्राचीन लिपि में नहीं लिखे गए हैं? इसका आंसर है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 की अगर हम बात करें, तो जो ताबो गांव से वर्ष पुरानी मम्मी हमें किस वर्ष में प्राप्त हुई है? तो आपको मैंने लास्ट पे बताया था कि जो हमें वहाँ से मम्मी मिली थी वो 1967 में मिली थी। तो हमने आज के सारे जो क्वेश्चंस थे वो कर लिए। तो दोस्तों अब हमने टॉपिक को पूरा विस्तार से जान भी लिया और जीके टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाक से लाइक कर दे और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस तरीके की जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।